तो इंडिया में अगर हम पिछले कुछ सालों को इवैल्यूएट करें ना, तो हमारे सामने काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है और आज के इस एपिसोड में हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसका मैं तुमको एक हिंट देता हूं। अगर हम यहाँ पर इंडिया के मोस्ट प्रीमियम लीग की बात करें, आईएसएल की बात करें, तो 2017 के बाद से 2023 तक, प्रेजेंट टाइम तक आईएसएल की जो अटेंडेंस एवरेज वो कंसिस्टेंटली गिरती भी गई है। जब 2015 में ये 21,000 थी, 2017 में 13,000 हो गई थी और आज के टाइम पे 12,000 तक गिर चुकी है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम एक बार यूरोपियन फुटबॉल पर नजर डालें और वर्ल्ड कप पे नजर डालें, तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 में होने वाले कतर की 10% टिकट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियंस ने खरीदी थी। इसी के साथ यहाँ पर एक एफसी गोवा की कोलैबोरेशन की रिपोर्ट की या रिसर्च की बात करें तो इंडिया में लगभग 16 करोड़ लोग हैं जो कि फुटबॉल एंथुसियास्ट की बात है। और हम ये पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि इंडिया में यूरोपियन फुटबॉल का जो क्रेज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है थैंक्स टू द इंटरनेट रेवोल्यूशन। तो सवाल तो तुम समझ गए होंगे कि क्यों इंडियंस यूरोपियन फुटबॉल को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडियन फुटबॉल को छोड़ के। अब देखो यार, इस एपिसोड में आगे जाने से पहले और सारे पॉइंट्स को कवर करने से पहले एक यहां पर लाइन खींच लेते हैं। देखो यार, ये एपिसोड किसी को भी जज करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए या फिर किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एपिसोड एक इंट्रोस्पेक्शन है कि क्यों यहां पर जो यूरोपियन फुटबॉल कर पा रहा है वो इंडियन फुटबॉल क्यों नहीं कर पा रहा अपनी खुद की मार्केट से, अपने खुद की ऑडियंस से, अपने खुद के लोगों के साथ। कहीं ना कहीं ये किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं है, बल्कि ये वक्त आ चुका है जब इंडियन फैंस एक्चुअली में एक दूसरे के साथ बैठ के इस चीज पे सोचे कि क्यों यहां पर इसके पीछे का रीजन और इसके पीछे की केस स्टडी क्या है कि एक्चुअली में हमको यूरोपियन फुटबॉल या फिर बाहर का फुटबॉल ज्यादा भा जाता है, ये इंडियन फुटबॉल नहीं भा पाता। और क्या इसमें सही में फैंस की गलती है या फिर एक्चुअली में रीजंस तो कुछ और ही हैं, ये तुम एपिसोड के लास्ट पॉइंट के बाद ही समझ जाओगे। और मैं तो ये कहूंगा कि अपना जो कमेंट है ना, वो एक्चुअली में एपिसोड के लास्ट के पॉइंट को देखने के बाद ही लिखना, उससे पहले कहीं ना कहीं एक हाफ जजमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इस एपिसोड के अगर इस सवाल के आंसर की बात करें तो हम 4 भागों में इसको बांट देते हैं। सबसे पहले अगर भाग की बात करें तो वो आता है यहां पर मार्केटिंग और एक्सपोजर। एक यहां पर फैक्ट और एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलर क्लब्स की बात करें, चाहे चेल्सी की बात करें, लिवरपूल की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एसी मिलान, इंटर मिलान, इन सारे ही क्लब्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा पुराने क्लब है, लेगेसी क्लब्स है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री दौड़ती है इनकी रगों में, इनके फैंस कहीं ना कहीं बहुत प्राउड रहते हैं इनकी रिचनेस पे, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि इंडिया के अगर मोहन बागान की बात करें तो वो इन सारे ही क्लब से पुराना है। तो क्यों आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये यूरोपियन फुटबॉल के क्लब्स सक्सेसफुली इंडियंस के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक एक इमोशनल बॉन्ड बना चुके हैं। और तुमको लग रहा होगा कि 2016 में जियो के बाद है, लेकिन अगर तुम यहां पर पिछले अखबार पकड़ोगे, आज के नहीं, लगभग 40-50 साल पहले के भी, तो तुमको पता चलेगा कि इंडिया में ब्राजील, पेले, मैराडोना, अर्जेंटीना, ये सारे तमाम देश थे, इनको लेके कितना बुखार होता था। और उस टाइम तो यहां पर फोन्स भी नहीं थे और इंटरनेट भी था। लेकिन यहां पर क्यों अपने अगर मोहन बागान की बात करें या फिर बाकी ट्रेडिशनल क्लब्स की बात करें तो वो इंडियन ऑडियंस में पेनिट्रेट या फिर इमोशनल बॉन्ड बनाने में क्यों यहां पर फेल हुआ। अब देखो यहां पर तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक एक्सपोजर भी बहुत बड़ी चीज होती है। आज की अगर हम बात करें तो प्रीमियर लीग, सीरिया, बुंदेसलीगा, ला लीगा एक बटन की दूर है, थैंक्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी प्रो लीग। और अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो आने वाले टाइम में एमएलएस एक बटन दूर है और हमारे सामने अनलिमिटेड कंटेंट, अनलिमिटेड आर्टिकल्स, अनलिमिटेड अफरा तफरी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर इंडियन फुटबॉल की बात करें तो अगर रीसेंट टाइम, चलो एक बार को मान के चलते हैं कि इंडिया के जो मैचेस चल रहे हैं, इसके अलावा आपके पूरे सीजन की बात करोगे तो क्या कंटेंट यहां पर अनलिमिटेड है? क्या यहां पर डेफिनेटली जो कंटेंट की सप्लाई है वो यहां पर डिमांड से मैच हो पा रही है? और खैर डिमांड भी है कि नहीं है, तो ये एक चीज देखनी पड़ेगी किस तरीके से यहां पर कन्वीनियंस दिखाई जा रही है, कंफर्टेबल दिखाया जा रहा है यहां पर डेफिनेटली। अब इसका एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, आई डोंट नो ये ठीक होगा नहीं होगा। अगर तुम बिग बॉस की बात करोगे, तुमको पता है कि अपन इंडियंस को तो खैर मजा आता है दूसरों को लड़ते हुए देखना। अगर आप बिग बॉस की बात करोगे तो शायद से 60-90 दिन का होता है। अगर उस ड्यूरेशन को कम करके 1 हफ्ते कर दे तो तुमको लगता है कि यहां पर पूरे साल इस बिग बॉस पे बात होती रहेगी? तुमको लगता है कि आज जितना कंटेंट और जितना डिस्कशन एक बिग बॉस के सीजन पे होता है वो उतना ही होगा? अगर
सीजन को एक हफ्ते से रिड्यूस कर दिया जाए, वो इसलिए होता है। और ये एग्जांपल इसलिए ज्यादा वैलिड है क्योंकि अगर आप इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी देखोगे कि माल इतना है यूरोपियन फुटबॉल में कि इतना एंगेज रख पाते हैं, इंडियन फुटबॉल वहां पर फेल हो जाता है। दूसरा आता है अगर हम सोशल मीडिया प्रेजेंस की भी बात करें तो वहां पर भी इंडियन फुटबॉल कहीं ना कहीं इस चीज को अभी तक सीज नहीं कर पाया। और इंडियन फुटबॉल से नेशनल टीम की बात कर लो, एसोसिएशन की बात कर लो, इनके एडवर्टीजमेंट की बात कर लो, एक्सपोजर की बात कर लो, प्लेयर्स की बात कर लो, क्लब्स की बात कर लो, ये उस तरीके से अभी भी बाहर नहीं पाए हैं जिस तरीके से बाहर का मार्केट इंडियन ऑडियंस को समझ पा रहा है। और आप यहां पर कितना ही कह लो, लेकिन ये चीज तो है कि इंडियन फुटबॉल मासेस को अभी भी कन्विंस नहीं कर पाया और शायद से कुछ मासेस तक तो पहुंचे भी नहीं आए। जैसे आज की अगर हम बात करते हैं तो हम पता है हमें इंडिया वर्सेस कुवैत, साफ चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, लेकिन कितने ऐसे रीजन हैं, कितने ऐसे सेक्शन हैं जहां पर अभी तक AIFF या इंडियन फुटबॉल पहुंच भी नहीं पाया है, बल्कि यूरोपियन मार्केट कब का पहुंच चुकी है। अब इसी के साथ हम आते हैं अपने जवाब के दूसरे भाग पे, जो कि है स्पॉन्सरशिप और मनी। एक क्लब कितना खर्च करेगा, एक इंडस्ट्री और इंडियन फुटबॉल अगर पर्टिकुलरली हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना पैसा खर्च करेगा, ये बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि वो स्पॉन्सरशिप से कितना पैसा कमाता है। फॉर एग्जाम्पल साल 2020 में इंडियन क्रिकेट टीम ने यानी कि BCCI ने एडिडास के साथ एक डील साइन की थी जो कि 250 करोड़ 5 साल के लिए थी, यानी कि हर साल उनको 50 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और उसके ऊपर से उनको 10 करोड़ का रॉयल्टी बोनस भी मिलने वाला था 1 साल का। अगर इंडियन फेडरेशन की बात करें, रेसलिंग फेडरेशन की भी, तो वहां पर भी 2021 में ये चीज अनाउंस की गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगले 12 साल में 170 करोड़ यहां पर इन्वेस्ट करने वाली है। 2021 से 2024 तक 30 करोड़, 2024 से 2028 तक 60 करोड़ और 2028 से 2032 तक 70-80 करोड़ यहां पर इन्वेस्टमेंट होगी। अगर AIFF की बात करें, अपने सपूत की बात करें, तो 2019 से पहले नाइक यहां पर जर्सी वगैरह भेजती थी, जो कि काफी रिपोर्ट्स के हिसाब से वो पैसा भी नहीं देती थी AIF को। अब यहां पर गुरुग्राम बेस्ड कंपनी जो कि 656 है, वो यहां पर इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम की बात करें, तमाम इंडियन फुटबॉल की जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनके लिए यहां पर जर्सी बनाती है और उसको स्पॉन्सरशिप करती है। और इन सारी ही टीम्स को मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलता है साल का। अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि भाई जो अर्निंग होती है वो सिर्फ स्पॉन्सरशिप से थोड़ी होती है, तो बाकी चीजों से भी होती है। अब इसी के रिगार्डिंग 2047 वाले विजन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद AIFF के जनरल सेक्रेटरी ने, शाहजी प्रभाकर ने यह कहा था कि अभी की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसको बढ़ा के 500 करोड़ करना है हमें 2027 से पहले, जिस पे अलग से एक एपिसोड बनेगा। लेकिन अगर करंट रेट की बात करें तो 80 करोड़ कमा रहा है AIFF। ये बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा, अगर हम इसका एग्जांपल ले क्रिकेट से, तो सिर्फ BCCI एक साल के रेवेन्यू को छोड़ो, एक महीने के रेवेन्यू को छोड़ो और एक हफ्ते के भी छोड़ दो, सिर्फ एक मैच, वो भी IPL से, वो 107 करोड़ रुपए कमाता है और AIFF 80 करोड़ कमाता है। तो मैं तो काफी लोग कहोगे भाई यार ये कैसा कंपैरिजन है, फुटबॉल का क्रिकेट से कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्रिकेट बहुत आगे जा चुका है, जो कि मैं बिल्कुल मानता हूं, फेयर पॉइंट है। यहां पर डेफिनेटली ये तो वही बात हो जाएगी कि DC का मार्वल से या फिर जिस्म 3 का पठान से, तो वो कोई फेयर एंड स्क्वायर टेस्ट तो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो पॉइंट है वो तुमको बताने का ये है कि इंडियन फुटबॉल पीछे है पैसों में, लेकिन कितना है हम फुटबॉल फैंस को समझने की जरूरत है। क्योंकि हम ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि अर्जेंटीना की टीम को या फिर मेस्सी की टीम को 40 करोड़, आप रोनाल्डो, पोर्चुगल, इन सबको लेके क्यों नहीं आते? 2 ना 30 करोड़, 40 करोड़ नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? पैसा नहीं है, कमा पा नहीं रहे हैं। और जब कमा ही नहीं पा रहे तो खर्च कैसा करेंगे? क्योंकि अगर आप मार्केटिंग की बात करो तो आप, अगर इंडियन फुटबॉल की बात करो तो आप खुद ही अपने घर में देखो कि आपको यूरोपियन फुटबॉल की मार्केटिंग ज्यादा देखने को मिलती है या फिर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केटिंग की, इंडियन फुटबॉल की मार्केटिंग। आपको प्रीमियर लीग की बात करें, सऊदी प्रो लीग की बात करें, रोनाल्डो के सऊदी लीग को ज्वाइन करते ही सोनी लिव ने ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लिए। यहाँ पर रोनाल्डो के यूवेंटस को ज्वाइन करते ही यहाँ पर सोनी ने, आई थिंक वूट ने यहाँ पर सीरिया के राइट्स यहाँ पर ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पर मतलब इट्स सो कन्वीनियंट। लेकिन आप यहां पर कितनी बार देखते हो कि ISL की बात करें, आई लीग की बात करें, इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस की बात करें, आज भी दूरदर्शन पे मैच आता है इंडियन फुटबॉल टीम का। इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट कैसे आप मार्केट कर रहे हो, कैसे आप स्पॉन्सरशिप, कैसे आप अपना फुटप्रिंट यहां पर बढ़ा रहे हो, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब इसी के साथ यहां पर हम बात करते हैं अपने तीसरे भाग की, जो कि है लैक ऑफ विजन और स्टैंडर्ड की। अब देखो 2047 का जो विजन है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में सेहत और सूरत दोनों बदलने वाला है इंडियन फुटबॉल टीम के, और इस पे हमको साफ साफ भरोसा करना ही पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि इतिहास ये बताता है कि आने वाले टाइम, पिछले बीते टाइम में
इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की हम बात करें तो जितना उन्होंने भरोसा दिया है उतना ही उन्होंने हमको धोखा भी दिया है। और इसके पीछे ये नहीं है कि इंडिया में फुटबॉल बढ़ नहीं सकता, इंडिया में फुटबॉल के फैंस नहीं है, इसके बिल्कुल विपरीत है, बल्कि एक्चुअली में एकमात्र रीजन है और वो है करप्शन। एक तो पैसा कम मिलता है और उसके बाद जितना मिलता है उसका भी सिर्फ 5 से 10% ही लगाते हैं। आप इंडिया में मैच ऑफिशियल्स की बात कर लो, आज यहाँ पर अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें 7:30 बजे मैच स्टार्ट होता है इंडियन वुमेन्स टीम का सुबह, वो भी इसके यूट्यूब चैनल पे, जो भी इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उससे पहले तो वो भी स्टार्ट नहीं कर रखा था इन्होंने। इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम के इनको ब्रॉडकास्टिंग राइट देने में दिक्कत आती है। यहाँ पर आईएसएल के साथ ये ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। हीरो आई लीग की बात करें या फिर यहाँ पर आईएसएल के क्लब्स की बात करें, बैंकरप्सी के कगार पर है। मैच ऑफिशियल्स की बात करें, इंडियन प्लेयर्स की बात करें, यहाँ पर स्टेडियम के स्टैंडर्ड्स की बात करें, या फिर ऑफकोर्स एक पूरे इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के पूरे इकोसिस्टम की बात करें, झरझर है हालत। और इसके पीछे ये नहीं है कि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है या फिर अब वो डिजर्व नहीं करते, बल्कि एक्चुअली में सरकारी जितने भी ये पूरा का पूरा ढांचा है ना, ये इतना करप्ट है कि 90% पैसा खाई जाते हैं। हमारे वो पैसा वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहां पर पहुंचना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली वो पैसा इतना कम है, लेकिन जितना आता है वो भी नहीं है कभी खर्च कर पाते। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखो कि जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो आप इसमें आप दोनों थ्योरी लगा सकते हो कि क्या इंडियन फुटबॉल का जो प्रोडक्ट था वो अभी इतना मास कन्विंसिंग हुआ ही नहीं है कि यहाँ पर जो इंडियन ऑडियंस है वो यूरोपियन फुटबॉल को छोड़ के या फिर उसके साथ साथ इंडियन फुटबॉल को भी कंज्यूम करने लग जाए। अब ऑफ कोर्स लाइक इसका मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। अगर हम यहाँ पर बिग बॉस की अभी बात कर रहे थे, अब देखो आप बिग बॉस टीवी पे देखते हो लेकिन बिग बॉस ओटीटी पे देखते हो, लेकिन कंटेंट वहां भी कचरा है वहां भी कचरा है, लेकिन वही कचरा कचरा चलता है आज के टाइम पे। तो जो लोग बिग बॉस को टीवी पे देखते हैं वो ओटीटी पे भी देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ओटीटी पे देखेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे। यही चीज है कि इंडियन फुटबॉल को अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। अट्रैक्टिव होने के लिए उसको जरूरी नहीं कि प्रीमियर लीग से छुड़वाना ही पड़ेगा, बल्कि वो उसका सहारा लेके, लेकिन देन यू हैव टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड। आपके पास कितने स्टेडियम है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हाल ही में चीजें बदलती जा रही हैं, अच्छी होती जा रही है, थैंक्स टू ओडिशा गवर्नमेंट। इस पर ऑलरेडी हम एक एपिसोड बना चुके हैं और आने वाले टाइम में तुमको वो चैनल पर दिख भी जाएगा, जहां पर 90 करोड़ की लागत से उन्होंने यहाँ पर 6 यहाँ पर स्टेडियम और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ओडिशा में, उसको भी एक फुटबॉल हब बनाने के लिए। तो ये चीजें अब हो रही हैं, लेकिन ये चीजें भी आपको नेशन वाइड करना पड़ेगा। खैर, चौथा पॉइंट हमारा आता है और ये एक तरीके से अपने आप में मिनी केस स्टडी हो सकती है, और वो है कि यहाँ पर प्रीमियर लीग का, पर्टिकुलरली यूरोपियन फुटबॉल का इन जनरल कितना राइज हुआ है। राइज तो हुआ है, रिलेशनशिप तो इंडियन फुटबॉल फैंस में और बाहर की फुटबॉल में बहुत पहले से है, और ये चीज मैंने तुमको बताया भी है कि फोन से पहले, लेकिन इंटरनेट रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं एक जरिया दे दिया कि कैसे ये इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं और उनके साथ अपना इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं। आप देखो आज के टाइम पे आपको आर्सेनल, यूनाइटेड, बार्सा, रियल मैड्रिड आपको होली विश करते हुए भी दिखेंगे, ईद भी विश करते हुए दिखेंगे और दिवाली भी सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा कोई ऐतिहासिक कदम नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप ऐसे होते हैं जो कि हम फैंस के माइंड में परसेप्शन बनाते हैं, दे डू केयर अस अबाउट। और अब ऐसा नहीं है कि यहां पर ये चीज हो जाएगी कि इंडियन फुटबॉल क्लब्स को भी ये करना पड़ता है, ऑफ कोर्स वो तो करेंगे ही, लेकिन ये एक छोटे छोटे स्टेप्स है, क्रिएटिव स्टेप्स है, जहां पर जो बाहर के क्लब्स हैं वो समझ रहे हैं कि इनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए वी हैव टू पुट सम एफर्ट, हमको एफर्ट्स बनाने पड़ेंगे। आज आप सोशल मीडिया में देखोगे तो यहाँ पर प्रीमियर लीग ऑफिशियल, अगर हम हैंडल्स की बात करें, इन सारे क्लब के ऑफिशियल हैंडल्स की बात करें, तो इंडियन मीम्स के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट देते हैं, ट्रेंड में आते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी बीइंग यूजफुल, और इसको वो सही से इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। आप देखो, अगर जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, उनके जो फैन क्लब्स होते हैं, उनके प्रेसिडेंट ने हाल ही में इंटरव्यूज में बताया कि जो एक ऑन एवरेज वीकेंड होता है, लीग गेम होता है, चाहे लिवरपूल का हो, मैड्रिड का हो, बार्सा का हो, लगभग 150 से 200 लोग हमारे क्लब में आ जाते हैं। वहां पर उनको खाना पीने का इंतजाम करते हैं और मैच सोचो कितने रात रात में होता है, तब भी आ जाते हैं। चैंपियंस लीग में ये उससे भी ऊपर के लेवल पर जाता है। सोचो यहाँ पर आप आधी रात में, चैंपियंस लीग ने तो खैर यहाँ पर एक तरीके से एक मार्केटिंग स्लोगन भी रखा था कि सोना नहीं है, दैट वाज कि भाई आप डेफिनेटली यहाँ पर इंडियन फुटबॉल फैंस अगर चैंपियंस लीग के वक्त सो गए तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। छोटे छोटे स्टेप होते हैं जो कि अटेंशन लेते हैं। इंडियन फुटबॉल यहाँ पर सक्सीड नहीं कर पाया है, और बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। और ये जो राइज ऑफ यूरोपियन फुटबॉल है, ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियली होता जा रहा है। आप देखो कितने सारे यहाँ पर डील साइन हुए हैं। 2020 में प्रीमियर लीग और आईएसएल में हुआ था कि वो भाई टेक्नोलॉजी को और मार्केट स्ट्रैटेजी को एक्सचेंज करेंगे, हम तो उन्हें क्या ही देंगे, वही हमें सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखो सिटी फुटबॉल ग्रुप यहाँ पर मुंबई सिटी को ऑलरेडी खरीद चुका है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना अपनी अपनी अकेडमीज डाल रहे हैं। तो ये बताता है कि उनको पता है कि इंडियन मार्केट बूम कर रही है
और इसको एक्सपोनेंशियली जितना आप जल्दी मार्केट शेयर आप बढ़ा लोगे, मतलब तुम खुद सोचो कि बार्सिलोना अगर कभी इस तरफ देखे तो वो चाहेगी नहीं कि इंडियन फुटबॉल में उसका फुटप्रिंट हो, क्योंकि उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ना भाई, उसके इतने फैंस बढ़ेंगे, उसका पैसा बढ़ेगा, उसको व्यूअरशिप मिलेगी, उसको मर्चेंडाइज बेचने में हेल्प मिलेगी, उसको अपने सब्सक्रिप्शन बेचने में हेल्प मिलेगी, और ऑफ कोर्स उसका ग्लोबल फैन बेस बढ़ेगा। यही सारे क्लब्स ढूंढेंगे। इंडियन फुटबॉल क्लब कैसे इस चीज को टैकल करेगा, ये एक सोचने वाली बात है, और इसलिए द राइज ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एक अपने आप में केस स्टडी है जो कि अपन को समझनी पड़ेगी। तो कंक्लूजन क्या है, क्या यहाँ पर इंडियन फुटबॉल को अपने आप को बनाने के लिए या फिर अपने आप को दिखाने के लिए किसी और का पत्ता काटना पड़ेगा क्या? नहीं। अब देखो इस चीज में मैं कहता ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि सब कुछ खराब में भी कुछ तो अच्छा होगा, और अच्छा है, और कुछ नहीं बहुत अच्छा है। अगर आप इस चीज को देखोगे कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देख सकते हैं, जब अब फाइनली इंडियन फुटबॉल 2047 के ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से हम बढ़ रहे हैं, इंडियन फुटबॉल ऑन पिच आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। इंडियन फुटबॉल फैंस ना ही सिर्फ टीवी पे, ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पे, बल्कि स्टेडियम में जाके भी अपने आप को शो अप कर रहे हैं। हजारों की संख्या में, हजारों के स्लोगन्स यहाँ पर हमको सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में अपन को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर पोटेंशियल यूरोपियन फुटबॉल फैंस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका पोटेंशियल कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, आपका टोटल कस्टमर बेस बढ़ रहा है। यानी कि अगर आप इसको एग्जांपल के तौर से देखोगे कि आपको मैं ये बता दूं कि भाई आपने कंपनी खोली है फोन की, कुछ भी कंपनी का नाम हो सकता है, और मैं आपको बता दूं कि भाई देखो यहाँ पर इंडिया में तो 10 करोड़ है और ये अगले साल तक 20 करोड़ हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपके फोन खरीदने वाले जो लोग हैं उसके पोटेंशियल में अब 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ है। तो ये जो पोटेंशियल कस्टमर बेस है ना, वो अगर यूरोपियन फुटबॉल का बढ़ रहा है तो बढ़ तो वो इंडिया में ही रहा है ना। तो इसलिए इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छी चीज है। इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर बेस को आप कितनी जल्दी एक्वायर करने वाले हो और कैसे पेनिट्रेट करने वाले हो, कैसे आप इमोशनल बॉन्ड के साथ साथ मासेस में घुसने वाले हो कि इंडियन फुटबॉल बढ़ रहा है। आप पूरा का पूरा जो टोकरा और डीगरा है ना, वो इंडियन फुटबॉल फैंस पे नहीं डाल सकते।